हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डे पर। आपके लिए हमने सिलेबस की वीडियो पहले ही डाल दी है। असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए यूपी पुलिस में और रेडियो ऑपरेटर के लिए यही क्वेश्चन लगभग असिस्टेंट लोको पायलट में भी आएंगे। आप रेलवे के लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं, यूपी पुलिस में असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए भी देख सकते हैं, रेडियो ऑपरेटर के लिए भी देख सकते हैं। यानी कि साइंस के क्वेश्चन जहाँ जहाँ आते हैं वहाँ के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, इसकी सिलेबस की पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। इससे पहली वीडियो भी आप देख लें, वो सिलेबस की वीडियो हमने डाल दी थी, वो भी डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन दिया गया है, बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? जब आप लोग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तो जो आपका जेल पेन होता है उसकी इंक बाहर निकलने लगती है, ऐसा क्यों होता है? तो इसको देखेंगे। ठीक है, जैसे ये पेन है, ठीक है, जेल पेन, तो इसकी इंक बाहर निकलने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब कम होता है। क्योंकि इसका आंसर होगा क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब कम होने लगता है। क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब कम होने लगता है। तो आपको तो ऑप्शन में केवल इतना मिलेगा कि वायु दाब कम हो जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको छांटना होगा। तो मुख्य कारण क्या है कि वायु दाब कम होने लगता है। ठीक है, तो देखो इसमें एक शब्द आ रहा है दाब। ये दाब क्या होता है? ठीक, दाब को देखो। दाब बराबर होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। ठीक है, क्या होता है दाब? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और एसआई पद्धति में दाब का एसआई पद्धति में मात्रक पास्कल होता है, पास्कल। ठीक है, दाब का एसआई पद्धति में मात्रक पास्कल होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर होता है एक पास्कल। ठीक है, एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर होता है एक पास्कल। और पास्कल, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि पास्कल किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो किसका है? दाब का। ठीक, तो दाब किसे कहते हैं? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है, जिसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, दाब का एसआई पद्धति में मात्रक होता है पास्कल। ठीक, आगे देखेंगे। दाब चल रहा था, तो दाब एक अदिश राशि है। यह भी आपसे पूछ सकता है कि दाब कैसी राशि है, सदिश है, अदिश है या प्रदिश है। ठीक है, दाब एक अदिश राशि है। अब अदिश राशियां किन्हें कहते हैं? वे भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। ठीक है, दिशा नहीं होती है। तो दाब कैसी राशि है? दाब अदिश राशियां है। और अदिश राशियां किन्हें कहते हैं? अदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। ठीक, सदिश राशियां किन्हें कहते हैं? सदिश। तो देखेंगे सदिश राशि किन्हें कहते हैं।
सदिश राशियां। तो सदिश राशियों में क्या होता है? वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, क्या कहलाता है? सदिश राशियां कहलाती हैं वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। जबकि अदिश राशियों में परिमाण नहीं होता। ठीक है, अदिश राशियों में परिमाण नहीं होता। इसके आगे देखो, तो अभी हम दाब पढ़ रहे थे, तो दाब में देखेंगे दाब के अन्य मात्रक भी पूछ लिए जाते हैं। दाब के अन्य मात्रक, एक तो हो गया आपका, अभी आपने पढ़ा है पास्कल, एक मात्रक हो गया आपका न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक हो गया आपका बार, एक हो गया आपका टर। ठीक है, ये मुख्यतः मात्रक दाब के हैं। ठीक है, पास्कल, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बार और टर। ठीक है, तो अभी अभी आपको बताया गया था एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। ठीक है, और एक टर बराबर होता है 133 बार, सॉरी 133 पास्कल। टर बराबर होता है 133 पास्कल, एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल, और एक न्यूटन प्रति मीटर बराबर क्या होता है 1 पास्कल। ये सब किसके मात्रक हैं? दाब के। इसके आगे देखो, एक होता है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडल किसी वस्तु पर जितना दाब लगाता है उसको वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। तो एक ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि यानी कि एक वायुमंडलीय दाब में कितने पास्कल होते हैं? वायुमंडलीय दाब, जिसे हम एटीएम से भी प्रदर्शित करते हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। तो आपसे ये मुख्यतः क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक 1 एटीएम बराबर कितने पास्कल होता है? तो कितना होता है? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ये मुख्यतः क्वेश्चन थे दाब के। अन्य क्वेश्चन देखो, अन्य क्वेश्चनों में आपसे पूछ लिया जाएगा कि अभी अभी आपने पढ़ा है कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, यदि क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा तो दाब का मान घटेगा, क्योंकि एक इसके रेसिप्रोकल है, इसके व्युत्क्रम अनुपाती है। तो यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनता है? यदि कोई व्यक्ति दलदल में डूब रहा हो या दलदल में फंस रहा हो तो उसको लेटने की सलाह दी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल अगर बढ़ जाएगा तो दाब कम लगेगा, इसलिए उसको लेटने की सलाह दी जाती है। ठीक है, लेटने के लिए उसको सलाह देते हैं, क्योंकि लेट कर क्या होता है, व्यक्ति का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, यानी कि संपर्क क्षेत्रफल बढ़ जाता है। जैसे और भी कहा जाता है कि जितने आपने देखा होगा कि जो ट्रक होते हैं, ट्रक के पिछले टायरों को डबल कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डबल टायर करने से संपर्क क्षेत्रफल बढ़ जाता है। संपर्क क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होता है, जब क्षेत्रफल बढ़ता है तो दाब कम होता है। तो डबल टायर करने से जो ट्रक होता है वो पृथ्वी पर कम दाब लगाता है। ठीक, इसी प्रकार आगे देखो, तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और आता है यहां से कि प्रेशर कुकर में दाब जल्दी पक जाती है। प्रेशर कुकर में दाल जल्दी पक जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तो ये क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रेशर कुकर में दाल जल्दी पक जाती है। तो दाब की एक विशेषता और होती है कि दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए दाल जल्दी पक जाती है। दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए दाल जल्दी
पक जाती है। ये मुख्यतः क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपसे पूछ ले जाएगा कि एक वायुमंडल में कितने पास्कल होते हैं, तो जैसा आपको बताया गया वैसे ही आंसर होगा। अन्य क्वेश्चन देखो, अभी ये सॉलिड वस्तु द्वारा किसी अन्य वस्तु पर लगाए गए दाब के क्वेश्चन थे, ठीक। इसमें आता है जैसे तरल दाब, तरल की विशेषता देखेंगे। तरल किसे कहते हैं? तरल वे पदार्थ जिनमें वहने का गुण होता है, ठीक है। तरल किन्हें कहते हैं? वे पदार्थ जिनमें बहने का गुण होता है उनको तरल कहा जाता है। तो ऐसे ही आता है, फिर एक आता है तरल दाब। तरल दाब तरल पदार्थों द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया दाब तरल दाब कहलाता है। तरल पदार्थों द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया दाब तरल दाब कहलाता है। और तरल पदार्थ हमेशा अन्य वस्तु पर अभिलंबवत दाब लगाते हैं, ठीक है। तो देखेंगे, मान लेते हैं कि ये कोई पात्र है, ठीक, जिसमें H गहराई तक जल भरा हुआ है, ठीक। ये कोई पात्र है जिसमें H गहराई तक जल भरा हुआ है, ठीक है। इसको आप ध्यान से समझें, यहां से अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो वो ऐसे ही होगा। तो ये जल है, वो जल पात्र की दीवारों पर अभिलंबवत बाहर की ओर बल लगाता है, ठीक है। अभिलंबवत बाहर की ओर बल लगाता है। यदि इसमें कोई पात्र रखा हो या कोई पदार्थ रखा हो तो जल इसके चारों ओर से बराबर दाब लगाता है तथा अभिलंबवत दाब लगाता है। इसके बाद देखेंगे कि यदि कोई वस्तु इसकी H गहराई में स्थित हो, मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु इसके H गहराई में स्थित हो जाए, यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है। तो इस वस्तु पर टोटल दाब कितना लगेगा? तो वस्तु पर टोटल दाब कितना लगेगा? वायुमंडलीय प्रेशर प्लस के रो जी एच, ठीक है। ये रो जी एच क्या है, इसको मैं लिखूं पहले। यहाँ देखो टोटल दाब कितना लगेगा, वायुमंडलीय दाब प्लस ये लिक्विड भी इस पर प्रेशर लगाएगा, मतलब तरल दाब, ठीक है। तो चूंकि आप पढ़ चुके हैं, पिछली क्लासों में आपने पढ़ा है कि तरल दाब यानी कि लिक्विड किसी वस्तु पर कितना प्रेशर लगाता है, रो जी एच। ये रो क्या है? द्रव का घनत्व। एच क्या है? जल की गहराई, यानी कि किसी भी द्रव की गहराई, ठीक है। और जी आप सभी जानते ही हैं क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो ये तरल दाब कितना होता है, रो जी एच, जो द्रव के घनत्व पर और द्रव की गहराई पर निर्भर करता है, ठीक है। और टोटल दाब कितना लगेगा इस पर? वायुमंडलीय दाब मतलब एटीएम, और एटीएम पास्कल में कितना होता है ये आप लोगों को बता दिया गया है अभी, प्लस रो जी एच। तो किसी भी वस्तु पर टोटल दाब कितना हो लगता है, एटीएम प्लस रो जी एच। यदि आपसे न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि केवल द्रव कितना दाब इस वस्तु पर लगा रहा है, तो आप क्या लगाएंगे फिर? P बराबर रो जी एच लगाएंगे। देखो, यदि आपको देखने में कोई समस्या हो तो आप जूम कर सकते हैं या फिर कमेंट्स कर सकते हैं, हम उसकी व्यवस्था करेंगे, उसमें सुधार करेंगे। आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं, केवल बार बार वीडियो को देखें जिससे कि आपका रिवीजन हो। उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में PDF डाल देंगे, ठीक है। आगे देखो, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके द्रव दाब के कुछ गुण आते हैं जो स्पेशल गुण है, और वो न्यूमेरिक पूछ लिए जाते हैं, पेपर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। द्रव दाब के नियम, एक देखो, नंबर 1 नियम आता है कि द्रव के भीतर
एक ही क्षैतिज तल में सभी बिंदुओं पर दाब बराबर लगता है। जैसे आपको ये मान लेता हूं कि मैंने इस टाइप से कोई स्ट्रक्चर बनाई, ठीक है, ये मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। मान लेते हैं कि कोई स्ट्रक्चर है जिसमें समान ऊंचाई तक जल भरा हुआ है, मतलब कोई भी द्रव आप ले सकते हैं जिनमें तीनों पात्रों में समान ऊंचाई तक जल भरा हुआ है, ठीक है। ये तीन भिन्न भिन्न आकार के हमने पात्र ले लिए। मान लेते हैं कि कोई पॉइंट यहां है P, ठीक है, और कोई पॉइंट यहां है Q, तो P और Q पर प्रेशर बराबर लगेगा, ठीक है। तो P बिंदु P पर दाब बराबर होगा बिंदु Q पर दाब के, ठीक। ये एक नियम आता है कि द्रव के भीतर एक ही क्षैतिज रेखा में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब बराबर लगता है। अगर कोई पॉइंट आपका यहाँ आ रहा है तो उस पर दाब भी बराबर होगा, कोई पॉइंट आपका यहाँ है उस पर दाब भी। यदि कोई वस्तु यहाँ रखी है और ठीक इसी के क्षैतिज रेखा में कोई वस्तु यहाँ रखी है तो दाब बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि इस बिंदु Q के ऊपर ये ज्यादा द्रव आ रहा है और इस बिंदु P के ऊपर ये कम द्रव है, ऐसा नहीं, लेकिन वो एक क्षैतिज तल में होने चाहिए और जल का ऊपरी लेयर एक क्षैतिज यानी कि एक दूसरे के सीध में होना चाहिए, बिल्कुल समांतर। तो दोनों बिंदुओं पर दाब बराबर होगा, ये नियम है, ठीक। आगे समझो, अगला पॉइंट देखेंगे। किसी भी बद्ध माध्यम के लिए दाब समान रूप से विभाजित हो जाता है। दूसरा नियम देखो इसका, किसी भी बद्ध माध्यम में, दूसरा नियम है, मान लीजिए कि कोई आपका इस प्रकार के स्ट्रक्चर है जिस पर आप प्रेशर लगाएंगे, ये मैंने इस प्रकार की स्ट्रक्चर बना दी और ये 4 पिस्टन लगा दी हैं इसमें, ठीक। ठीक है, अगर आपने यहां से P प्रेशर लगाया है तो तीनों ही पिस्टन पर P प्रेशर बाहर की ओर लगेगा, क्योंकि बद्ध माध्यम के लिए दाब में कोई ह्रास नहीं होता। बद्ध माध्यम पे लगाया गया दाब चारों दिशाओं में समान रूप से विभाजित हो जाता है, समान रूप से विभाजित हो जाता है, ठीक है। यानी कि ऊपर से लगाया गया दाब इन तीनों बाकी के तीनों पिस्टन पर समान रूप से दब जाएगा। ये पास्कल का नियम है। पास्कल एक वैज्ञानिक है और दाब का मात्रक भी है। यही पास्कल का नियम है, पास्कल का नियम। पास्कल के नियम से अब ये पूछ लिया जाता है, जैसे कि आप अन्य एग्जाम्पल देखो, द्रव चालित लिफ्ट, द्रव चालित लिफ्ट किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? द्रव चालित लिफ्ट, जिसके लिए फॉर्मूला होता है F1/A1 बराबर होता है F2/A2। ये किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? ये भी पास्कल के नियम पर कार्य करती है, पास्कल के नियम पर ही कार्य करती है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर कि द्रव चालित लिफ्ट किसके नियम पर कार्य करती है? पास्कल के नियम पर। दूसरा आपसे पूछ लिया जाएगा कि द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करते हैं? ये भी पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। तो यहां से क्वेश्चन पूछ लेंगे कि द्रव चालित ब्रेक तथा द्रव चालित लिफ्ट किसके नियम पर आधारित है? पास्कल के नियम पर, ठीक। और पास्कल का नियम क्या होता है? पास्कल ने नियम दिया था कि किसी बद्ध माध्यम के लिए किसी बिंदु पर लगाया गया दाब
उस माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर बराबर दाब में विभाजित हो जाता है। ठीक है, यदि आपने यहाँ से P दाब लगाया है तो इस पर भी P लगेगा, इस पर भी P लगेगा, इस पर भी P लगेगा। ठीक, इसके बाद आगे देखो, ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन आता है आपका। देखो, एक क्वेश्चन से हमने बहुत सारे क्वेश्चनों का रिवीजन किया। क्वेश्चन तो वैसे हमारा था कि हवाई जहाज में जो जेल पेन होता है उसकी इंक निकल जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब कम हो जाता है, जिसके कारण इंक बाहर निकल जाती है। उससे संबंधित हमने दाब पढ़ लिया। ठीक है, दाब में क्या होता है कि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। यदि क्षेत्रफल बढ़ता है तो दाब कम होता है और क्षेत्रफल घटता है तो दाब अधिक होता है। ठीक है, उससे संबंधित अन्य बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। यदि आपको सेशन समझ आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो इसको लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। ठीक, आगे देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है। अगला क्वेश्चन है नंबर 2, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार आदमी का भार वास्तविक भार से अधिक महसूस होने लगता है, महसूस होने लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अक्सर आपने देखा होगा जब आप लिफ्ट में बैठते हैं और लिफ्ट अगर ऊपर जा रही हो तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर वजन बढ़ गया है, मतलब आपको भारी महसूस होता है। और जब लिफ्ट नीचे आ रही है तो ऐसा लगता है कि वजन कम हो गया है। ठीक, इसका एग्जाम्पल, जैसे आप कभी बड़े हिंडोले में बैठे हो और आप हिंडोला ऊपर जा रहा हो, ठीक, तो ऊपर जाते वक्त आपको लगता है कि आप में बहुत अधिक वजन हो गया, लेकिन जब हिंडोले की वो जिसमें आप बैठे हैं वो बोगी नीचे आती है तो उस समय ऐसा लगता है कि बहुत कम वेट आपके अंदर बचा हुआ है। यानी कि ऐसा नहीं कि आपका वेट खत्म हो गया, आभासी वेट बहुत कम हो जाता है, यानी कि आपको अपने भार का आभास बहुत कम होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है वो देखो, देखेंगे तो तीनों स्थितियां समझते हैं। ठीक, पहली स्थिति है, मान लेते हैं कि ये लिफ्ट है कोई, ठीक है, ये कोई लिफ्ट है और इसमें ये कोई वेट मशीन रखी है, या फिर ऐसा मान लें कि यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, ये कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक, तो व्यक्ति का भार इस लिफ्ट पर नीचे की ओर कितना भार लगा रहा है? W। लिफ्ट भी व्यक्ति पर एक प्रतिक्रिया बल R लगाती है। ठीक है, देखो इतना छोटा देखने में वैसे कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन आप इसको जूम कर भी देख सकते हैं, क्योंकि मुझे ये तीनों चित्र बनाने हैं तो इसलिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक, भार नीचे की ओर लगा हुआ है व्यक्ति का और लिफ्ट भी ऊपर की ओर अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगाती है। ठीक है, क्योंकि न्यूटन का तृतीय नियम कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यदि कोई वस्तु एक वस्तु दूसरी वस्तु पर F बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में F बल लगाती है। ठीक, तो उसी प्रकार से तो इस समय लिफ्ट रुकी हुई है, साम्य स्थिति में है। हमने मान लिया कि साम्य स्थिति में, तो व्यक्ति का भार W बराबर हो जाएगा प्रतिक्रिया बल के बराबर, जहां प्रतिक्रिया बल आभासी भार है, आभासी भार, और W क्या है? वास्तविक भार, यह वास्तविक भार है। ठीक है, साम्य स्थिति में आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होता है, यानी कि जो उसका रियल वेट होता है उतना ही उसको प्रतीत होता है। सेकंड कंडीशन आती है जब लिफ्ट A त्वरण से ऊपर जा रही हो। जब लिफ्ट, दूसरी स्थिति देखो, ये सेकंड स्थिति है कि जब लिफ्ट A त्वरण से ऊपर जा रही हो। माना कि ये व्यक्ति था इसके अंदर,
यही सेम कंडीशन वही, ठीक है। इसको शॉर्ट में देख लो, इसका भार W नीचे की ओर, क्योंकि भार एक सदिश राशि है। लिफ्ट ने भी इसको अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर को लगाया, जो कि बराबर लगाएगी। तो लिफ्ट A त्वरण से ऊपर जा रही है, तो व्यक्ति में भी A त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उस पर एक बल लगता है। उस बल का मान, परिणामी बल कितना हो जाएगा? F बराबर R माइनस के W, ठीक। F, यदि व्यक्ति का भार M हो तो F बराबर कितना हो जाएगा? F बराबर हो जाएगा ma, R हो गया उसका आभासी भार माइनस वास्तविक भार हो जाएगा mg। तो आभासी भार इज इक्वल टू हो जाएगा mg प्लस ma। वास्तविक भार था mg, कितना और बढ़ा हुआ प्रतीत हो रहा है? ma। यदि लिफ्ट तेज चलेगी तो लिफ्ट में ज्यादा त्वरण उत्पन्न होगा, ज्यादा त्वरण उत्पन्न होगा तो भार ज्यादा प्रतीत होगा, ठीक। तो कितना भार महसूस होता है? ma बढ़ा हुआ भार, ये महसूस होता है बढ़ा हुआ भार, ठीक है। और ये है आभासी भार, आभासी भार, और ये mg है वास्तविक भार, वास्तविक भार। क्लियर है? जब लिफ्ट A त्वरण से, त्वरण तो आप लोग सब जानते हैं ना, किसी भी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, ठीक है। त्वरण क्या होता है? स्मॉल a बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। किसी भी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। यदि कोई लिफ्ट A त्वरण से ऊपर जा रही है तो क्या होता है? तो व्यक्ति पर एक बल लगता है, ठीक है। भार नीचे की ओर लग रहा है तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर, तो व्यक्ति पर लगने वाला परिणामी बल F बराबर कितना होगा? अभिलंब प्रतिक्रिया बल, जिसे हम आभासी भार कहते हैं, माइनस वास्तविक भार, ठीक। हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और इस प्रकार से बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। यदि लिफ्ट A त्वरण से नीचे आ रही हो तो क्या होता है? तो देखेंगे, तो इसी के आंसर हैं। अभी ये ऊपर आने जाने वाला करा है तो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है किस प्रकार से? क्योंकि इस पर कितना और फालतू लग गया, ma। तो तीनों दो स्थितियां हो गई हैं। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, जब एक समान वेग से ऊपर जाएगी, ठीक है। साम्य स्थिति को ये भी कहते हैं एक समान वेग, ठीक है। जब वेग एक समान रहेगा तो परिवर्तन जीरो, परिवर्तन जीरो हो जाएगा तो त्वरण भी जीरो हो जाएगा। जब त्वरण जीरो हो जाएगा तो वस्तु का परिणामी बल किसके बराबर हो जाएगा? वास्तविक भार बराबर आभासी भार के। तो देखो, इसके बाद एक कंडीशन और रह गई, जब लिफ्ट नीचे की ओर जा रही हो, जब लिफ्ट नीचे की ओर जा रही हो तो क्या होता है? तो इस स्थिति को भी समझो। यदि लिफ्ट A त्वरण से नीचे की ओर जा रही है, मान लेते हैं कि लिफ्ट है, ठीक, जिसमें m द्रव्यमान का कोई व्यक्ति है, तो ये भार कितना लगा रहा है? W, यानी कि mg, ठीक। तो लिफ्ट भी व्यक्ति पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगा रही है R, ऊपर की ओर, ठीक है, ठीक ऊपर की ओर। लिफ्ट A त्वरण से नीचे आ रही है तो व्यक्ति पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा? F बराबर नीचे, यानी कि भार ज्यादा हो गया तभी तो नीचे को आ रही है लिफ्ट। पिछली बार क्या था कि लिफ्ट ऊपर जा रही थी, मतलब R का मान ज्यादा था तो R में से, यानी कि ज्यादा में से कम घटाया। इस बार लिफ्ट नीचे आ रही, मतलब W का मान ज्यादा प्रतीत हो रहा है, तो यहां से हो जाएगा W माइनस R, ठीक है। तो F बराबर हो जाएगा m में, W बराबर होता है mg माइनस के R। तो आभासी भार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वास्तविक भार माइनस ma। तो पिछली बार क्या हो रहा था कि वास्तविक भार में ma बढ़ रहा था, मतलब जुड़ रहा था, तो हमें आभासी भार बढ़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन इस बार क्या है, जब लिफ्ट नीचे आ रही है तो आभासी भार, वास्तविक आभासी भार ये है, वास्तविक भार में से ma कम हो रहा है, यानी कि व्यक्ति का द्रव्यमान गुणा व्यक्ति में उत्पन्न त्वरण, ठीक, इतना कम होगा। मतलब जब लिफ्ट नीचे आती है तो व्यक्ति को अपना भार घटा हुआ प्रतीत होता है, और जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। अब एक कंडीशन अभी अभी बताई थी साम्य स्थिति वाली, या तो लिफ्ट रुकी हुई हो तब व्यक्ति को अपना आभासी भार वास्तविक भार के बराबर प्रतीत होता है, या लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जा रही हो। यदि एक समान त्वरण से जाएगी तो डेल्टा V जीरो हो जाएगा, डेल्टा V जीरो हो जाएगा, ठीक है।
नहीं, यदि एक समान वेग त्वरण से ऊपर जाएगी, एक समान त्वरण से, ठीक है, तो डेल्टा भी 0 हो जाएगा। आगे देखो, ये क्लियर है सब? आगे देखो, तीनों कंडीशन हो गई लिफ्ट वाली। इसके बाद आगे आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो किसी वस्तु का लिक्विड में डूबना वस्तु तथा लिक्विड के घनत्व पर निर्भर करता है। यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से ज्यादा है तो वस्तु डूब जाती है। यदि द्रव का घनत्व वस्तु के घनत्व से ज्यादा है तो वस्तु नहीं डूबती। ठीक है, तो इधर देखेंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि लिक्विड की डेंसिटी अगर ज्यादा है, ठीक है, किसी भी वस्तु के या पिंड के, किसी भी ऑब्जेक्ट के डेंसिटी से, लिक्विड की डेंसिटी अगर ज़्यादा है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से, यानी कि किसी वस्तु की, मैं लिख देता हूँ यहाँ वस्तु और यहाँ द्रव, ठीक है, अगर ज़्यादा है तो वस्तु नहीं डूबेगी। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? वस्तु नहीं डूबेगी। लेकिन अगर लिक्विड की डेंसिटी कम हो जाए ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से, यानी कि वस्तु की डेंसिटी से, यानी कि घनत्व से, ठीक है, घन तो सब जानते हैं ना, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो जिसकी परिभाषा हो जाएगी प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा घनत्व कहलाती है, विद्यमान द्रव्यमान की मात्रा घनत्व कहलाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? यदि लिक्विड की डेंसिटी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से कम हो जाएगी तो वस्तु डूब जाएगी, वस्तु डूब जाएगी। ठीक है, ये वस्तु डूब जाएगी। यहां तक क्लियर है? तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन यहां दिया गया है कि बर्फ पानी में डूब जाती है। अब बर्फ का घनत्व क्या होता है? तो इसमें आप देखेंगे कि जल की एक विशेषता होती है। जल की क्या विशेषता होती है? कि ये 4 डिग्री टेम्परेचर तक, यानी कि उच्च टेम्परेचर, उच्च ताप, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 4 डिग्री सेल्सियस तक जल का आयतन घटता है, जल का आयतन घटता है। ठीक है, यानी कि सबसे कम आयतन किस पर होता है? आपसे पूछ लिया जाता है कि जल का सबसे कम आयतन, सबसे कम आयतन, ठीक है, सबसे कम आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है और सबसे अधिक घनत्व होता है इसी 4 डिग्री टेम्परेचर पर। क्या होता है? सबसे अधिक घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है। उसके बाद क्या होता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जल का आयतन पुनः बढ़ने लगता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जल का आयतन बढ़ने लगता है और घनत्व घटने लगता है। जब आयतन बढ़ रहा है, यानी कि 4 डिग्री के बाद जल बर्फ में चेंज होने लगता है 0 डिग्री पर आकर, और आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने पर क्या होता है कि घनत्व कम हो जाता है, तथा इधर देख लेंगे, घनत्व कम हो जाता है।
घनत्व कम होगा, जब घनत्व कम हो जाएगा तो बर्फ जल में तैरने लगेगी। लेकिन बर्फ का घनत्व एल्कोहल से ज्यादा होता है, बर्फ का घनत्व एल्कोहल से ज्यादा होता है, इसलिए एल्कोहल में डूब जाती है। ठीक है, तो ये सब घनत्व पर निर्भर करता है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली की चमक पहले दिखाई देती है। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में जब बिजली तड़पती है, ठीक है, बिजली की चमक पहले दिखाई देती है, जबकि गर्जना बाद में सुनाई देती है। ठीक है, ये भी अक्सर क्वेश्चन बार बार आता रहता है, तो इस देखेंगे। क्वेश्चन है आपका कि बिजली की चमक पहले दिखाई देती है जबकि गर्जना, मतलब जब बिजली तड़पती है तो उसका जो प्रकाश है वो पहले हमारी आंखों तक पहुंचता है और उसकी आवाज बाद में आती है। इसका कारण है कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से ज्यादा होती है। ठीक है, इसका आंसर है प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से ज्यादा होती है। ठीक है, आप सभी जानते हैं निर्वात तथा वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि बहुत ज़्यादा चाल है। जबकि ध्वनि की चाल लगभग 324 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, ये ध्वनि की चाल होती है। 324 कहीं मिलेगा आपको, 332 भी मिलेगा। ठीक, ये सब माध्यम पर डिपेंड करती है। ठीक है, 332 मीटर प्रति सेकंड भी होती है, माध्यम के अनुसार दी जाती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर सेशन पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग नए जुड़े हैं, पसंद आ रहा है तो ज़्यादातर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, और हमारे चैनल पर यूपी पुलिस का बैच चल रहा है, जिसके लिए अलग अलग प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। उस पर ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है, हिंदी पढ़ाई जा रही है, मैथ पढ़ाया जा रहा है। तो आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से लगातार वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और कमेंट्स करना ना भूलें हमारा सेशन कैसा लग रहा है। ठीक, जय हिंद।